नमस्कार, मैं डॉक्टर पी आर कठौतिया। मेरा वीडियो लेक्चर एमए राजनीति सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है। चौथा यूनिट के अंतर्गत प्रश्न पत्र 3 के चौथा यूनिट के अंतर्गत मेरा लेक्चर का टॉपिक है अध्ययन की प्रकृति, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, भूमिका एवं महत्व। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का प्रयोग अनुसंधान या शोध या रिसर्च में प्रयोग किया जाता है। इसका क्या अर्थ है, इसको क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, इस लेक्चर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, जब कोई सामाजिक विज्ञान के शोधार्थी या विद्यार्थी या अनुसंधानकर्ता किसी विषय व किसी घटना या किसी समस्याओं पर अध्ययन करना चाहता है तो उनको बहुत सारे अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग करना होता है। इन पद्धतियों को जानने के पूर्व पहले हम यह जान लें कि यह अध्ययन पद्धति या अध्ययन की प्रकृति है क्या, यह अध्ययन किसे कहेंगे। अध्ययन शब्द से तात्पर्य है प्राप्त ज्ञान को व्यवहारिक रूप से जीवन में प्रयुक्त करना, इसे ही हम अध्ययन करते हैं। साथियों, सामाजिक अध्ययन मानव के सभी दृष्टिकोणों का संपूर्ण अध्ययन करता है, जो मानव सभ्यता के विकास की श्रृंखला समझा जाता है। इसका स्वरूप जटिल, विशाल तथा व्यापक है। इसमें सभी सामाजिक संस्थाओं व संगठनों के विकास का अध्ययन और मानव जीवन के भूत, वर्तमान तथा भविष्य का अध्ययन किया जाता है। इसमें सभी विषय का अध्ययन जैसे राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र और भूगोल के आधारभूत सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक घटनाओं और सामाजिक समस्याओं का अध्ययन अत्यंत प्राचीन काल से होता रहा है। सामाजिक घटनाओं और सामाजिक समस्याओं का अध्ययन अधिक वैज्ञानिक हो, इसके लिए हम 2 प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं, या इसमें 2 प्रकार की विधियों का प्रयोग होता है। पहला है गणनात्मक अध्ययन पद्धति और दूसरा है गुणात्मक अध्ययन पद्धति। गणनात्मक अध्ययन पद्धति से तात्पर्य सांख्यिकी अध्ययन पद्धति से भी है, या इसको हम कहें सांख्यिकी अध्ययन पद्धति, जिसके अंतर्गत तथ्यों का प्रदर्शन संख्या के आधार पर किया जाता है। यही गणनात्मक अध्ययन पद्धति है, यह सांख्यिकी अध्ययन पद्धति है। दूसरा है गुणात्मक अध्ययन पद्धति। गुणात्मक अध्ययन पद्धति को व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के नाम से जाना जाता है, जिसमें किसी व्यक्ति या संस्था का अध्ययन ऐतिहासिक क्रम के अनुसार किया जाता है। साथियों, चूंकि हमारे कोर्स में इसमें से एक ही पद्धति का व्याख्यान करना है और वह है गुणात्मक अध्ययन पद्धति या व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति शोधार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस पद्धति द्वारा संकलित सामग्री पूर्णतः होती है या संपूर्णतया होती है। इस पद्धति की आवश्यकता क्यों है तथा इसकी भूमिका और महत्व क्या है, तो इसे हम आइए इस लेक्चर के माध्यम से इसके अर्थ, परिभाषा, भूमिका और महत्व को इस लेक्चर के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति क्या है, इसको मैं ओडम तथा जोचर के कथन से शुरू करना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति एक गहरी अध्ययन पद्धति है। इसके अंतर्गत एक इकाई के विषय में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास होता है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति सामाजिक अनुसंधान की प्राचीन पद्धति है। तो इस कथन से हम ये समझ सकते हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन के केंद्र सामान्यतः कोई व्यक्ति या छोटा समूह होता है। व्यक्तिगत अध्ययन में अध्ययन किए जाने वाले परिवर्तनीय तत्वों या घटनाओं की पहचान करने का अवसर मिलता है। व्यक्तिगत अध्ययन में दस्तावेज, ऐतिहासिक कलाकृतियां, व्यवस्थित साक्षात्कार और यहाँ तक कि पारंपरिक सर्वेक्षणों को भी शामिल किया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन का अर्थ कई बार किसी व्यक्ति के निजी अध्ययन से लगाया जाता है, जो कि उचित नहीं है, ठीक नहीं है।
या किसी भी सामाजिक इकाई, चाहे वह व्यक्ति हो या परिवार, समिति, संस्था या समूह आदि का विस्तृत एवं गहन अध्ययन है। इस विधि का प्रयोग अनुसंधान में किसी भी इकाई के बारे में पूर्णतया या संपूर्णतया ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति एक गहरी अध्ययन पद्धति है। इसके अंतर्गत एक इकाई के विषय में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास होता है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति सामाजिक अनुसंधान की प्राचीन पद्धति है, जैसे पहले हमने कहा। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का अर्थ है कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति किसी व्यक्ति, संस्था या समुदाय के गहन अध्ययन से संबंधित है। इस पद्धति में किसी एक इकाई को लेकर उसका गहराई से अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को विभिन्न विद्वानों ने इस प्रकार परिभाषित भी किया है, जैसे गुड्डे एवं के ने परिभाषित करते हुए लिखा है, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति सामाजिक तथ्यों को संगठित करने की एक ऐसी विधि है जिसमें अध्ययन किए जाने वाली सामाजिक इकाई की एकात्मक प्रकृति की पूर्णतया रक्षा हो सकती है। इसी प्रकार सीन पाओ यंग के अनुसार व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को किसी व्यक्ति के सूक्ष्म, गहन तथा संपूर्ण अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें शोधकर्ता अपनी क्षमताओं और विधियों का प्रयोग करता है। तीसरे विद्वान है गिडिंग्स, इन्होंने भी परिभाषित किया है। इनके अनुसार शोध के अंतर्गत विषय केवल मानव प्राणी हो सकता है या उसके जीवन का एक उपाख्यान अथवा विचारपूर्ण रूप से यह राष्ट्र, साम्राज्य अथवा इतिहास का एक गुण हो सकता है। इस तरह से इसको विद्वानों द्वारा परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत किसी एक सामाजिक इकाई से संबंधित पक्षों का व्यापक, सूक्ष्म तथा गहन अध्ययन किया जाता है। F.H. गिडिंग्स ने निष्कर्ष तौर पर कहा है कि व्यक्तिगत अध्ययन में अध्ययन की एक व्यक्ति या उसके जीवन की एक घटना, एक राष्ट्र या इतिहास का एक युग भी हो सकता है। इस तरह से इनकी परिभाषाओं का विश्लेषण करने के पश्चात हमें कुछ विशेषताएं मिलती है, उसको जान लें कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की परिभाषा जानने के बाद हम स्पष्ट रूप से इसकी विशेषताओं पर चर्चा कर सकते हैं। निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, व्यक्तिगत अध्ययन। व्यक्तिगत अध्ययन का तात्पर्य है कि शोधकर्ता इकाई को लेकर शोध, अनुसंधान या रिसर्च करता है। इकाई का व्यक्तिगत स्तर में अलग से अध्ययन किया जाता है। यह इकाई व्यक्ति, संस्था, जाति अथवा समुदाय से हो सकता है। दूसरी विशेषता है ऐतिहासिक अध्ययन। इसके अंतर्गत अध्ययन की जाने वाली इकाई का भूतकाल से वर्तमान काल तक का अध्ययन होता है। तीसरा, एक या कुछ इकाइयों का अध्ययन। व्यक्तिगत अध्ययन में एक या कुछ इकाइयों का अध्ययन होता है। इन इकाइयों में व्यक्ति हो सकता है, परिवार, समूह या जाति आदि हो सकते हैं। चौथा, गहन का अध्ययन। इस पद्धति की सहायता से समस्या से संबंधित इकाई का अति गहन, सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है, यानी कि इस व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में सभी पहलुओं का अध्ययन बारीकी से, गहराई से किया जाता है। पांचवा है सीमित क्षेत्र। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में एक विशिष्ट इकाई का अध्ययन किया जाता है। इसका क्षेत्र सीमित होता है या छोटे छोटे इसे हिस्से में बांटकर इसका अध्ययन किया जाता है।
छठवां है गुणात्मक अध्ययन। इस पद्धति के अंतर्गत गुणात्मक अध्ययन होता है, या यह कहें कि इस पद्धति में इकाई का अध्ययन वर्णनात्मक शैली में होता है। अंतिम विशेषता है कारकों का अध्ययन। इस पद्धति के द्वारा इकाई के उन कारकों का पता लगाया जाता है जो इसके यानी कि इस इकाई के स्वरूप का निर्धारण करते हैं। तो इस तरह से हम व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के विशेषताओं को जान सकते हैं। अब यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, क्योंकि अध्ययनकर्ता या शोधार्थी जब शोध करता है किसी विषय पर तो उनको कुछ स्रोत की आवश्यकता पड़ती है, तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, मटेरियल्स की आवश्यकता पड़ती है। तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं। अध्ययनकर्ता का मुख्य उद्देश्य होता है अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना। यदि हम इस पद्धति के अंतर्गत प्रयोग में लाए जाने वाले स्रोतों की प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या करना चाहें तो उन्हें दो भागों में बांटकर किया जा सकता है। पहला है प्राथमिक स्रोत और दूसरा है द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत मौखिक रूप से संकलित सामग्री है। इसको हम ये भी कह सकते हैं, प्राथमिक स्रोत को मौखिक रूप से संकलित सामग्री दूसरे अर्थ में। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में अनुसंधानकर्ता चयनित इकाई से संबंधित विविध तथ्यों का संग्रह प्राथमिक सूचनाओं के माध्यम से करता है। इस दृष्टिकोण से वह व्यक्तिगत स्तर पर अवलोकन, मौखिक वार्ताएं, प्रयोग, परीक्षण, साक्षात्कार प्रणालियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से आवश्यक सूचनाओं को एकत्रित करता है। इकाइयों की अन्य जानकारी मित्रों से, सगे संबंधियों से, वृद्ध व्यक्तियों से, अनुभवी क्षेत्रीय निवासियों से, पड़ोसियों से इत्यादि से भी मौखिक सूचनाएं प्राप्त की जाती है। तो यदि इस प्रकार के हम सूचना एकत्रित करते हैं तो उसको प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत मानेंगे। दूसरा होता है द्वितीयक स्रोत, या दूसरे शब्दों में कहें सुरक्षित लिखित सामग्री। प्राथमिक स्रोतों के अतिरिक्त व्यक्तिगत अध्ययन के अंतर्गत सूचनाओं के संकलन के लिए द्वितीयक स्रोत भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सामान्य तौर पर ये द्वितीयक स्रोत अनेक प्रकार के वैयक्तिक प्रलेख होते हैं, जैसे दैनंदिनिया, जिसका अर्थ हम डायरिया जो से लगा सकते हैं। दैनंदिनिया, व्यक्तिगत पत्र, लेख, जीवन इतिहास, जीवन गाथा, इकाई के अभिलेख, किसी संस्था या समूह के जो अभिलेख होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं इत्यादि लिखित सामग्री होते हैं जो व्यक्तिगत जानकारी में अत्यंत उपयोगी होता है, जिसे हम द्वितीयक स्रोत कहेंगे। तो इस तरह से व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के जब हम प्रयोग करते हैं तो ये दो प्रकार के स्रोत की आवश्यकता हमको पड़ती है। अब यहाँ पर देखेंगे व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की मान्यताएं या उसके इतिहास क्या है। व्यक्तिगत अध्ययन का एक मानक स्वरूप 1952 में एडवर्ड एच स्पाइसर ने तैयार किया, जिसमें 15 व्यक्तिगत अध्ययनों को एक पुस्तक में संपादित करके समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र के समक्ष निम्नलिखित 5 बिंदुओं में ही इनके प्रस्तुतिकरण को साकार रूप दिया गया। और ये 5 बिंदु है इस प्रकार है। पहला, समस्या। यहाँ समस्या का अर्थ है हम क्या जानना चाहते हैं, किस ज्ञान की गुत्थी को खोजना चाहते हैं, किन किन ऐसे प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं जिनका लोगों को पता नहीं है। जैसे गांव के व्यक्ति के अध्ययन में गांव क्यों बसाया था, गांव को किसने बसाया था, इसका क्या ऐतिहासिक घटनाएं घटी, क्या उतार चढ़ाव है, कौन कौन सी जातियां गांव में रहते हैं, लोगों का क्या क्या व्यवसाय या धंधा है,
अध्ययन की हर इकाई की समस्या का निर्धारण इसी प्रकार किया जाता है कि उसका क्या, क्यों, कब, कैसे आदि को लिख लिए जाते हैं। दूसरा है घटनाक्रम। यह व्यक्ति के अध्ययन का दूसरा मानक बिंदु है, जिसमें विशिष्ट संदर्भ की वास्तविक घटनाओं को क्रमवार इस प्रकार प्रस्तुत किए जाए कि उनके ऐतिहासिक गहराई दिखाई देने लगे। जैसे किसी गांव को व्यक्ति के अध्ययन में उस गांव की स्थापना, उसके विकास क्रमों को लेते हुए वर्तमान परिस्थितियों को भी लिया जा सकता है। तीसरा है प्रासंगिक कारक। इनके अंतर्गत वे सभी कारक या परिस्थितियां पहचानी जाती है जिनमें किसी न किसी दृष्टि से संबंधित चरों को आधार माना जा सकता है। जैसे गांव के बारे में है तो भूमि का स्वामित्व, मुखिया की स्थिति, ये बदलाव जो जमादारी या जागीरदारी उन्मूलन कानून से आया, नए नए धंधों व्यवसायों को पनपना, सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों का खुलना आदि संबंधित कारक हैं। जाति, धर्म, परिवार तथा अन्य सामाजिक परिस्थितियां भी प्रासंगिक कारक हैं। इनके अलावा परिवर्तन की प्रक्रिया, एकीकरण और विघटन की प्रक्रिया आदि भी प्रासंगिक कारक हैं। इस पैसा साहब ने चौथे जो बिंदु बताया है वह है परिणाम। जो प्रश्न प्रथम बिंदु में समस्या के अंतर्गत उठाए जाते हैं उनका तथ्यों सहित उत्तर खोजने तथा उन उत्तरों को व्यवस्थित रूप से में प्रस्तुत करना ही परिणाम या परिणाम में अध्ययन किया जाता है। जो भी जानकारी, सूचना आदि मिले हैं उनकी विवेचना करना ही परिणाम को दर्शाता है। और अंतिम बिंदु है विश्लेषण। जो परिणाम प्रस्तुत किए जाते हैं उन्हें विश्लेषण के स्तर पर ले जाने में सर्वेक्षक अपना मंतव्य एवं सामान्य कथन भी देने का प्रयास करता है। यह सर्वेक्षण का वह अंतिम भाग है जिसे रिपोर्ट लिखने या लिखे जाते हैं। यह रिपोर्ट लिखने में भी अंत में ही लिखा जाता है। इस स्तर पर कार्यकरण संबंधों की प्रस्तुति की जाती है। कुछ सामान्य कथन भी प्रस्तुत किए जाते हैं। यदि संभव हो तो इसमें भविष्यवाणियां भी की जाती हैं। उपयुक्त पांचों बिंदु किसी भी व्यक्ति के अध्ययन के लिए मॉडल कहे जा सकते हैं या माना जा सकता है। किसी भी विद्यालय, किसी भी अस्पताल, महाविद्यालय, कारखाना, समुदाय, संस्था की प्रक्रिया, नवाचार, प्रयोग आदि का व्यक्तिगत अध्ययन एवं बिंदुओं को आधार मानकर किया जा सकता है। ये 5 बिंदु या इनके इतिहास जो है समझे। इसके बाद यहां देखेंगे कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के महत्व क्या है। महत्व के इस प्रकार समझ सकते हैं। सामाजिक घटनाओं तथा समस्याओं को अत्यधिक सूक्ष्म तथा गहन अध्ययन में व्यक्ति का अध्ययन पद्धति व्यवहारिक एवं बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। वर्तमान में यह तथ्य प्रमुख रूप से स्वीकार किया जाने लगा है कि अधिकांश सामाजिक समस्याओं की प्रकृति जो है व्यक्तिगत होती है तथा व्यक्ति के अध्ययन के आधार पर ही उनके समाधान के व्यवहारिक आधारों को ढूंढा जा सकता है। सामाजिक अनुसंधान की अनेक पद्धतियां हैं। इन सब में निम्न कारणों से व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का महत्व अन्य पद्धतियों की तुलना में अधिक है। इनके महत्व को इस प्रकार या निम्न बिंदुओं में समझा जा सकता है। पहला है सूक्ष्म तथा गहन अध्ययन। व्यक्तिगत अध्ययन के द्वारा किसी भी सामाजिक इकाई अथवा इकाइयों का अधिक सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा महत्व है विविध इकाइयों का अध्ययन। व्यक्तिगत अध्ययन के द्वारा विभिन्न इकाइयों का या इकाइयों के अनेक पहलू होते हैं, जैसे पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक आदि का गहन, सूक्ष्म एवं
गहन अध्ययन की सहायता से इनके उपयोगी तथा व्यवस्थित परिकल्पनाओं का निर्माण किया जा सकता है, जो इस अध्ययन के साथ साथ नए अध्ययन के रूप में काम कर सकती है। तीसरा महत्व है परिवर्तन का ज्ञान। समाज परिवर्तनशील है, ये सब हम जानते हैं। इसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं, आते रहते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा चयनित इकाइयों को अतीत, वर्तमान तथा भविष्य को समझकर एवं उनका समन्वय करके निष्कर्ष प्राप्त करना संभव होता है। चौथा इसका महत्व है सर्वोत्तम निर्देशन प्राप्त होना। व्यक्तिगत अध्ययन के द्वारा ही संभव हो सकता है कि अध्ययन से संबंधित क्षेत्र विभिन्न विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली इकाइयों तथा एक ही श्रेणी की इकाइयों में से किस प्रकार सर्वोत्तम निर्देशन प्राप्त किया जा सकता है। पांचवा, सुधार के अवसर प्राप्त होना। व्यक्तिगत अध्ययन के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त होने के बाद उस अध्ययन अथवा अन्य संबंधित अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग लाए जाने वाले प्रपत्रों जैसे प्रश्नावली या साक्षात्कार अनुसूची में सुधार करने का समुचित अवसर हमें प्राप्त हो जाता है। छठवां है अनुभवों का विस्तृत अध्ययन। इस पद्धति के द्वारा समस्या का गहराई से अध्ययन किया जाता है। इकाइयों के प्रलेखों, दस्तावेजों का विस्तार से बारीकी से अध्ययन करते करते अनुसंधानकर्ता के ज्ञान में ही वृद्धि नहीं होती, बल्कि अध्ययन के प्रति उसकी रुचि में वृद्धि हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि अनुसंधानकर्ता के अनुभव में वृद्धि हो जाती है और किसी पक्ष विश्लेषण करने की स्वयं ही एक अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाती है। सातवां है सामग्री की पूर्णता प्राप्त होना। किसी भी प्रकार के अध्ययन की मौलिकता, विशेषता उसके द्वारा प्राप्त सामग्री की पूर्णता या कहें संपूर्णतया है। व्यक्तिगत अध्ययन विधि से संकलित सामग्री पूर्ण होती है, जबकि अन्य विधियों से संकलित सामग्री में पूर्णता का अभाव होती है। आठवां महत्व है सांख्यिकी का अध्ययन। यह पद्धति सांख्यिकी अध्ययन की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। इस पद्धति में पहले व्यक्तिगत आधार पर अध्ययन किया जाता है और इसके माध्यम से भविष्य में सांख्यिकी अध्ययन की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है। अगला 9वां है ऐतिहासिक परिस्थितियों का ज्ञान। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में ये बहुत ही हमको अब होता है। इससे यह पद्धति ऐतिहासिक स्थितियों की तस्वीर जो होती है उसको स्पष्ट करती है, जिससे हमें भूतकालीन जीवन की जानकारी प्राप्त हो जाती है और अंतिम में इसके महत्व को उपकल्पनाओं का स्रोत के रूप में समझ सकते हैं। इस पद्धति में प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन के बाद साधारणीकरण या सरलीकरण किया जाता है, अर्थात निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर नई उपकल्पनाओं का जन्म होता है। तो साथियों, इस तरह व्यक्तिगत अध्ययन पद्धतियों के अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, इसके स्रोत, इनके इतिहास, मान्यताएं या उसके गुण दोष के अध्ययन के पश्चात ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष उस समय उपयोगी हो सकते हैं जब हम विशिष्ट क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट स्रोत एवं पद्धतियों के प्रयोग से अध्ययनकर्ता से प्राप्त परिणामों या निष्कर्षों में एकीकरण करने का प्रयास करें। आज सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले सभी अभिगम अंतर विषयी हैं और हम विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध ज्ञान का अधिक से अधिक उपयोग करते हुए सामाजिक अनुसंधान की सभी विधियों, जिसमें व्यक्तिगत अध्ययन भी सम्मिलित है, को संचालित कर प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से अध्ययन प्रकृति के व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के अर्थ, विशेषताएं, स्रोत, उनके महत्व को समझाने का प्रयास किया हूँ। निश्चित ही यह वीडियो लेक्चर एमए राजनीति विज्ञान
सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। धन्यवाद।